ज़्यादा काम की बात तो वैसे ये है नहीं, लेकिन मस्त हँसने वाली बात ज़रूर है। वो टाइम आपको याद होगा जब कर्ट एंगल शील्ड में आ गए थे, क्योंकि रोमन रेंस अवेलेबल नहीं थे, मेडिकली वो फिट नहीं थे। तो ये फ़ोटो है उनकी बैक स्टेज की, जहाँ पे आप कर्ट एंगल, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस को देख सकते हो। नीचे आपको दिख रहा होगा कर्ट एंगल के पानी पड़ा हुआ है, तो इस पे क्या मस्त सा कैप्शन डाला है इस यूज़र ने। ये लिखते हैं कि वाओ, कर्ट एंगल की डेडिकेशन देखो, कैसे बिल्कुल रोमन रेंस का कैरेक्टर प्ले करने के लिए उसने भी अपने बालों को गीला किया, जैसे कि रोमन रेंस करता था। बाल तो है नहीं, लेकिन हाँ नीचे पानी गिरा हुआ जरूर दिख रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई मेथड एक्टिंग है कर्ट एंगल की। तो अब सोच के थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कर्ट एंगल की खुद की भी तो लेगेसी थी, उनको कहाँ से शील्ड में फिट कर रहे थे। लेकिन अगेन विंस मैकमैन तो उस टाइम पे तो कुछ भी होता रहता था। तब एक यार मुझे ना बड़ी मस्त ऐसी मस्त चीज़ इंस्टाग्राम पे भी दिखी थी, एक रील, जो कि शायद मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगा दूंगा, मिल नहीं रही मुझे, लेकिन ब्रॉक लेसनर के फैंस तो भाई पागल ही हो जाएंगे उसे देख के। तो आप जा सकते हो, शायद मैंने लगा भी दी होगी, पता नहीं, मिल नहीं रही है लेकिन। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 613 में। और सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी बात हमको पता चली है एक शॉकिंग वे में। तो आपको पता है रेसलमेनिया पास आती है तो हॉल ऑफ फेम को लेके भी, हॉल ऑफ फेमर कौन होगा, कौन हेडलाइन करेगा, इसके बारे में बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो भाई बिल्कुल ही सरप्राइज दे देगा ट्रिपल एच को। होता क्या है कि एक ये इनकी WWE के हेडक्वार्टर्स में ना एक इवेंट सा चल रहा था, यहाँ पे कुछ प्लान नहीं था ऐसा, लेकिन सरप्राइज किया जाता है ट्रिपल एच को शॉन माइकल्स एंड अंडरटेकर की तरफ से कि इस साल तुम हॉल ऑफ फेम को हेडलाइन करने वाले हो और तुम बन जाओगे WWE के हॉल ऑफ फेम की क्लास के एक और बंदे, जैसे वो हर साल ही ऐड करते हैं। तो इस पे ना ट्रिपल एच के लिए इतना शॉकिंग था, कुछ लोग वैसे ट्रॉल भी कर रहे हैं ट्रिपल एच को कि भाई अरे इसने तो खुद को ही दे दिया, लेकिन खुद को देने वाला कोई हिसाब किताब नहीं था। स्टेफनी मैकमैन भी यहाँ पे आती है, एक स्वीट सा मूवमेंट भी था। और लिटरली ये वाला रिएक्शन देखो आप, जैसे ही वो म्यूजिक बजा ना शॉन माइकल्स का, तो क्योंकि ट्रिपल एच को तो पता नहीं था कि आज मेरे लिए ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, तो वो बिल्कुल ही हैरान हो गए। उनको गलती से किसी ने कोई बटन बजा दिया गया, क्योंकि अब जो सारी चीज़ों जो भी प्रोसेस प्रोसीडिंग जो भी होती है, जिस भी तरीके से ऑपरेशन होता है, उसमें मेन पार्ट ट्रिपल एच ही रहते हैं। तो उनको पता नहीं था, तो वो हैरान हो गए। इवन उसके बाद जब वो अपनी छोटी सी स्पीच भी देते हैं, क्या कहोगे, तो ट्रिपल एच कहते हैं यार देखो मेरे पास वैसे हर बारे में कुछ ना कुछ होता है बोलने के लिए, इस बार तो मैं सही में स्पीचलेस हूँ। और कहते हैं निक खान तेरी तो भी बैंड बजाने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये सब निक खान को भी ऑब्वियसली पता था, लेकिन ये बात बताया नहीं गई ट्रिपल एच को। बाकी ये वाला ग्राफिक आप देख सकते हो, ये WWE की तरफ से पोस्ट किया गया है। थोड़ा सा लोग ट्रॉल भी कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई ट्रिपल एच को इस तरह, क्योंकि चलो लोग उनको तो बोलते ही हैं कि यार ये बंदा अपने आप को उस पोजीशन में रखता है कि ज़्यादातर आईबॉल्स इसके ऊपर आए, लेकिन इस वाले डिसीजन से तो कोई लेना देना भी नहीं था उनका। और स्टेफनी मैकमैन भी यही बोलती हैं कि अगर ट्रिपल एच के खुद हाथ में ये होता तो वो बंदा कभी भी अपने आप को खुद को तो हॉल ऑफ फेम में नहीं डालता। ये चीज़ें वैसे विंस मैकमैन के लिए भी पहले बोली जाती थी कि क्या विंस मैकमैन खुद को इंडक्ट करेंगे, अब पता नहीं विंस का क्या होगा। लेकिन ट्रिपल एच तो हो चुके हैं, और अच्छा भी मुझे लगा कि इन्होंने इसको इस तरीके से बनाया कि भाई चलो जो काम कर रहे हैं ट्रिपल एच उसको वैल्यू करते हुए अंडरटेकर एंड शॉन माइकल्स ने इस काम को किया। अभी कुछ खास क्लैरिटी तो इस बारे में पड़ी नहीं है, लेकिन भाई कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है आस्का के साथ, और ये किसी WWE की स्टोर लाइन से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले एक ट्वीट किया आस्का ने, जहां पे वो लिखती हैं कि भाई किसी को भी मेरे लिए रोमांटिक फीलिंग रखने की जरूरत नहीं है, इट इज मीनिंगलेस और 100% पॉइंटलेस। अब ये ट्वीट देख के तो ऐसा लगा कि आस्का उन फैंस के बारे में बोल रही है जो कि आपको पता ही है WWE जो भी फीमेल सुपरस्टार्स हैं, फिर जो एक अलग टाइप की ऑडियंस है वो उनको अलग ही तरीके से देखती है। मतलब रोमांटिक होने का मतलब भी यहाँ पर उस तरीके से नहीं बोला, अच्छे वे में ही बोला है आस्का ने। तो इस चीज़ से फिर लोगों को लगा आस्का क्या कहना चाह रही है, लेकिन बाद में एक और ट्वीट आता है, ये तो बहुत सीरियस था। वो लिखती हैं कि मैं अपने आप को खतरे में महसूस कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी पुलिस के साथ कंसल्ट कर लिया है, और इस पॉइंट पे कोई भी बंदा मेरे पास एयरपोर्ट में आता है या मेरे से मिलने के लिए आता है तो मैं डरी हुई हूँ। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे सिमिलर लग रहा है कि कोई स्टॉक कर रहा है आस्का को, या फिर कोई फैन थोड़ा लिमिट क्रॉस करके ही आगे जा रहा है। ऐसा कुछ टाइम पहले सोनिया डेविल के साथ भी हुआ था, क्योंकि कुछ बड़े ही अजीब क्रीप टाइप के फैंस होते हैं यार, वो उनका तो समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। बाकी हम तो यही उम्मीद करेंगे भाई जो भी है सब कुछ सही चले। ये फैंस को थोड़ा सा अपना पता होना चाहिए कि लिमिट कहाँ तक है, कैसे आगे नहीं जाना चाहिए। इवन WWE कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज भी आ गई हैं। पहले क्या होता तो कोई फैन जाके किसी भी तरीके से पकड़ लेता था किसी फीमेल सुपरस्टार को, तो वो अच्छा सा नहीं लगता था। अब इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी करी है पॉलिसी कि मीट एंड ग्रीट के टाइम पे थोड़ा सही सही बिहेव करेंगे। तो भाई इस तरीके के लोग आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। मतलब कई बार आप सुनते होगे कि यार इंडिया को ऐसे ज़्यादा टारगेट कर देते हैं चीज़ों को लेकर कि भाई यहाँ पे तो लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, लेकिन जब इस टाइप की मेंटालिटी होती है भाई वो आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। तो पता नहीं, अब ये WWE सुपरस्टार्स के लिए बहुत मुश्किल होता है भाई कि बाहर सब लोग उनको जानते हैं, और स्पेशली अगर तुम एक फीमेल हो तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्रेंट क्या CM पंक ने खुद रिवील कर
दिया है। तो जैकी रेडमंड के साथ एक छोटी सी वीडियो के अंदर वो थे, तो उनसे पूछते विमेंस रॉयल रंबल मैच में कौन आ सकता है, तो ट्रिपल एच ने बोला कि एक ऐसा बड़ा नाम तो है जो कि मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा तो फिर भाई मैं ट्रबल में आ सकता हूँ। तो इसके बाद लोग बोल रहे हैं अरे ये एजेली के बारे में ही सीएम पंक बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो पत्नी है, तो उनको तो ऑब्वियसली पता ही होगा अगर एजेली सही में विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर कर रही है। बाकी ऐसे कोई रूमर्स तो आए नहीं इससे रिलेटेड, बट इस बात से थोड़ा सा टीज तो मान ही सकते हो कि एजेली हो चुकी है। वैसे वो तो पिछले 1 साल से ही हो रही है जब से सीएम पंक आए हैं। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि एलेक्सा ब्लिस तो भैया कंफर्म ही है कि अब वो आ सकती है, उनका रिटर्न होने ही जा रहा है। लेकिन अब ऐसा ट्वीट खुद एलेक्सा ब्लिस ने किया है जो बताता है कि अभी उनका जो घर पर स्टे है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए रहने वाला है। अपने बच्चे के साथ इस फोटो को उन्होंने पोस्ट किया और लिखती है इफ यू नीड मी आई विल बी हियर फॉर अ वाइल, ऐसा करके शायद वो अपने उसी बच्चे को कह रहे हैं कि मैं यहीं पे रहूंगी। और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के बारे में भी बताया था कि कुछ तो इनका पंगा सा पड़ गया है, पहले वो वाइट 6 में भी आने वाली थी। तो अब जितने ऐसा माहौल सा बन रहा है एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होने में लग रहा है अभी थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। वैसे रोड टू रेसलमेनिया के टाइम पर ही सबसे बेस्ट वे होता है, लेकिन शायद कुछ सेटिंग बैठ नहीं है और उसके बारे में कुछ खुल के भी बातें आई नहीं है। लेकिन फिर अगेन हो सकता है अगर एक दिन में कोई चीज़ चेंज हो जाए और फिर एलेक्सा ब्लिस सही में आप भी जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको रॉयल रंबल में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन के बारे में कुछ खास क्लैरिटी है नहीं। देखो अभी अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, इस टाइप के लोगों से तो भाई आपको 100 कदम की दूरी पर ही रहना चाहिए, या फिर अगर आप चाहो तो उनकी थोड़ी हेल्प जरूर कर सकते हो। तो मैंडी रोज ने कमेंट किया टिफनी स्ट्रैटन के बारे में, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है मैंडी रोज, आपको पता है। तो अपने पॉडकास्ट में जो कि अपने हस्बैंड के साथ बॉयफ्रेंड के साथ जो भी है मुझे पता नहीं है कुछ, उनके साथ वो पॉडकास्ट कर रही थी और यहाँ पे उन्होंने ना टिफनी स्ट्रैटन के बारे में एक तो उनको BITCH कॉल किया। अब ये कैजुअली भी नहीं था, ये ऐसा लगा कि बड़े ही इंटेंस फीलिंग के साथ वो ऐसा बोल रही है। और उन्होंने बोला कि मेरे जो वर्ड्स है, मेरा जो स्लोगन है, मेरा जो फ्रेज है पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माई नेम, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से मैंडी रोज का तो है ये, क्योंकि ये तो एक कॉमन एक जनरल सा ही फ्रेज है जो कि डे टू डे लाइफ में भी हम लोग यूज कर ही लेते हैं कि अरे मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है। तो मैंडी रोज को ये लग रहा है कि टिफनी स्ट्रैटन मेरे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और जिस तरीके जिस टोन में मैं बोलती हूँ वैसे ही। लोगों ने भाई बिल्कुल सही हश्र किया मैंडी रोज का, बिल्कुल रेल दिया उनको कि यार तुम ही मतलब ये तो बड़ी वियर्ड चीज़ है जिसका तुम क्रेडिट लेना चाहो ऐसी चीज़ के लिए। चलो भाई बिल्कुल एक अलग जैसे अंडरटेकर का रेस्ट इन पीस ऐसे करके, हाँ वो तो मानेंगे, हर किसी का होता है। जैसे रोमन रेंस का है कि भैया मैं हूँ ट्राइबल चीफ, या फिर मैं हूँ हेड ऑफ द टेबल, या फिर उसका कोई स्लोगन, या जैसे है ना अलग अलग जो होते रहते हैं। लेकिन ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ थी। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इनको लगता है हर चीज़ इनके बारे में ही है, मतलब जो चल रहा है इन्हीं के बारे में चल रहा है और अपने ही नज़रिए से बस सोचना आता, दूसरे के नज़रिए से नहीं। पहले तो ऐसा लगता था कि यार ऐसा कोई कैसे सोच सकता है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ चलो नादानी हो जाती है लोगों से, अभी कभी कभी हो जाता है कि उम्र बढ़ जाती है लेकिन फिर उतनी अकल नहीं आती। पता नहीं टिफनी स्ट्रैटन को देख के कैसा लगा होगा, क्योंकि उनकी तो एज भी भाई कम ही है, 25 साल के आसपास ही है, मतलब मेरे से भी छोटी है टिफनी स्ट्रैटन तो। और ये सोच के मुझे लगता है कि भाई अब मैं बूढ़ा हो गया कि मेरे से छोटे छोटे रेसलर्स भी WWE में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये हवाबाजी जो थी मंडे नाइट रॉ की नेटफ्लिक्स में आने की, वो सही में हवाबाजी ही कहेंगे क्या अब उसे, क्योंकि जो रेटिंग सब नीचे जा रही है। मैंने आपको बताया था कि इस रेटिंग को कंपेयर मत करना WWE की पहले की रॉ की रेटिंग से, क्योंकि नेटफ्लिक्स का पूरा जो तरीका है रेटिंग्स को कैलकुलेट करने का वो अलग है। लेकिन पहले वाले शो की रेटिंग आई थी 5.9 मिलियन, उसके बाद आई थी 3.7 मिलियन, और जो तीसरा वाला शो है इनकी जो रेटिंग है वो काफ़ी लेट आती है, वो सिर्फ 3 मिलियन रह गई है। और अगर आप इसको पहले वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से कंपेयर करोगे तो भाई ये तो पूरी आधी ही हो चुकी है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। ये वही बात है कि अब यहाँ से ट्रैक रखना पड़ेगा कि कितनी ये ऊपर बढ़ पाती है, कितना कंसिस्टेंट WWE एक अच्छे नंबर पर डिलीवर कर पाती है। देखो रेटिंग कम है लेकिन मुझे लगता नहीं कोई ऐसे पैनिक होने वाली कोई सिचुएशन WWE के अंदर बन रही है, क्योंकि जब इन्होंने साइन करी होगी ना डील तो बिल्कुल सोच समझ के करी होगी। ऐसा नहीं कि अरे 1-2-3 हफ्ते की व्यूअरशिप से इनको कोई फर्क पड़ जाएगा, और वैसे ही 5 साल की डील तो ये है। और WWE जब अपने पूरे हाथ पैर मारने पे आती है ना तो भाई वो कुछ का कुछ बना देते हैं। तो आई थिंक नेटफ्लिक्स वाले फिर भी आराम से ही होंगे, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार अब ऐसे धीरे धीरे नीचे जाती जाएगी तो कितना नीचे ये जाएगी। फिर हो भी सकता है किसी पॉइंट पे एटलीस्ट लोग तो सवाल उठाएंगे कि उतना शायद फ़ायदा हुआ नहीं मंडे नाइट रॉ का नेटफ्लिक्स में आने की वजह से, जो कि रियल में मुझे लगता नहीं है जो कंसर्निंग पार्टीज है उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे लगता है सोच समझ के किया होगा। हाँ होगा आगे तो शायद फिर हमको कहीं अंदर से पता चलेगा कि भैया अब नेटफ्लिक्स वाले लोगों को प्रॉब्लम है, और अगर तब कुछ हुआ तब वो सच में प्रॉब्लमेटिक चीज़ फिर है WWE के लिए। जब तक फैंस बोल रहे हैं तब तक तो नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ फैंस ही बोल रहे हैं। भाई ड्रामा बकैती हो गई बहुत ज़्यादा बड़ी वाली, जो मैंने आपको कल बताया नहीं था कि रोमन रेंस ने क्या बोला कोडी रोड्स के बारे में कि भाई मेरी स्टोर लाइन के साथ जब वो था तब वो रेलेवेंट था। तो इस चीज़ के ऊपर कोडी रोड्स के फैंस और रोमन रेंस के फैंस के बीच में आपस में क्लैश हो गया है, और वो कुछ ऐसा है कि रोमन रेंस के जो एंटी रोमन रेंस है वो बोल रहे हैं कि यार ये बंदा क्या रेलेवेंट होने की बात कर रहा है, ये बंदा खुद टीवी पे तो आए, पहले खुद तो WWE के शोज में आए, तब तो कोई बंदा रेलिवेंट होगा, जब वो
हमको दिखेगा तो उस बंदे को एक बोल भी कैसे सकता है जो कि हर शो में आ रहा है, इवन रॉ पर भी आ रहा है और स्मैकडाउन पर भी आ रहा है। वैसे यार इस बात से तो मैं अग्री करूंगा भाई, रोमन रेंस यार तुमने ना अपना एक बहुत बड़ा पॉइंट लूज कर दिया है जिस तरीके से तुम छुट्टियों पर जा रहे हो, क्योंकि जब आते हो तब तो ठीक है स्टोर लाइन में अच्छा बवाल मच रहा है, लेकिन वैसे ही अच्छा पॉइंट मिल गया वैसे कोडी रोड्स के फैंस को। और वैसे रोमन रेंस ने ना थोड़ा सा अपने कैरेक्टर में रह के ये बोला था, कोई बंदा अगर इसको इस तरीके से सीरियसली ले रहा है कि भैया रोमन रेंस तो चिढ़ता है कोडी रोड्स से, तो भाई मुझे लगता है फिर थोड़ा सा और बड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो भाई कौन कौन क्या क्या बातें बोल जाता है। अगर ऐसे में तुम लोगन पॉल की सारी बातों को सीरियसली लेने लग गए तो भाई फिर तो तुमको लगेगा कि लोगन पॉल से बुरा कोई इंसान ही नहीं है, इसको तो जाके फांसी पर टांग देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता भाई, लेकिन पता है आपको कैरेक्टर के अंदर सुपरस्टार्स होते हैं, फैंस को भी कई बार कैरेक्टर बनने में मजा आ जाता है कि भैया हम तो कोडी रोड्स को ही सपोर्ट करेंगे, हम तो रोमन रेंस को सपोर्ट करेंगे। और ऐसे में मजे कौन ले जाते हैं? हम जैसे फैन जो कि न्यूट्रल स्टांस लेके बस देख रहे होते ऊपर से, अच्छा कैसे क्या चल रहा है। भले हाँ हमारा बंदा फेवरेट होता है, रैंडी ऑर्टन हमारे फेवरेट हैं, रोमन रेंस हमारे फेवरेट हैं, ड्रू मैकिंटायर हमारे फेवरेट हैं, लेकिन थोड़ा सा देख के ही रहो। फिर भी ऐसा नहीं कि किसी एक को लेकर बिल्कुल ही पगला जाओ, फिर उससे क्या होता है अपने ही दिमाग पे जोर दे देते हो, फिर जिस चीज़ को तुमने मजे के लिए देखा था उसमें तुमको सजा मिलने लग गई फिर। अच्छा लोगन पॉल की बात बोली ना मैंने, तो लोगन पॉल ने कुछ कमेंट भी किया है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि बैड बनी की तरफ से आई थी। वो कहते हैं कि मैं अब तक का WWE का बेस्ट ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी हूं, मेरे से बढ़िया कोई सेलिब्रिटी रेसलर रहा नहीं है। तो लोगन पॉल ने बोला अच्छा बैड बनी ने ये बात बोली है, हाँ गलत तो उसने कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, कीवर्ड पे ध्यान दो, मैं तो एक रेसलर हूं। तो अब सेलिब्रिटी वाली चीज से अपने आप को अलग रखने लोगन पॉल के, भैया मैं तो WWE का ही रेसलर हूं, मुझे उसके साथ तुम पेज पे मत रखो सेम। और उन्होंने थोड़ा सा बैड बनी नाम का भी उनका मजाक बना दिया कि ये ऐसे कैसे नाम के साथ चल रहा है। तो अगेन वही लोगन पॉल के जो अपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले स्टेटमेंट आते हैं वो कंटिन्यू है यहाँ पे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 2025 के एंड तक लोगन पॉल किस अलग तरीके के सुपरस्टार रेसलर WWE के बन चुके होंगे, क्योंकि इस बार तो काफ़ी एक्टिव होने वाले हैं। तो हाँ मतलब 2025 साल लोगन पॉल के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी बाकी सारी जो कमिटमेंट है ना उनको भी साइड में रख के WWE के ऊपर फोकस किया है। तो इसीलिए थोड़ा अलग होगा ये साल 2025 का लोगन पॉल के लिए। मेन सोलोमन मैच की हाइप तो बहुत ज़्यादा आपको पता है किस वजह से, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार्स बड़े बड़े इसमें होने वाले हैं। कल रात को हमने एंट्री प्रेडिक्शन वाला पॉडकास्ट बनाया, उसको जाके ज़रूर देख लेना भाई, कौन किस नंबर पर आने वाला है, और नंबरों के साथ साथ कुछ शॉक्स जो कि इस मैच के अंदर डिलीवर हो सकते हैं। 20 मिनट में आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। लेकिन ऑड्स रिलीज हुए हैं किसके, कौन सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन करने वाला है, तो आप इस स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हो। जेकब फाटू वो नेम है जो कि ऊपर आ रहा है, बाकी यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर, ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का भी नेम है। अगेन रोमन रेंस का नेम तब जब वो थोड़ा सा जल्दी एंट्री मारेंगे इस रॉयल रंबल मैच के अंदर। फाइनल 4 के भी हैं, सीएम पंक, जॉन सीना, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस। और आयरन मैन कौन होने वाला है, कौन सबसे ज़्यादा टाइम तक टिकेगा, तो उसके भी ऑड्स हैं। सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन, पेंटा एंड रोमन रेंस का नेम अगेन यहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा हमको ऑड्स के अकॉर्डिंग समझा सकता है कि किस तरीके का मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये मेंस रॉयल रंबल वाला। लेकिन वो वीडियो आप कल रात वाली जाके जरूर देखना, मजा आ जाएगा आपको पूरा। मैं बोल सकता हूँ 2 मिनट देखना शुरू कर दिया तो 20 मिनट तक उठोगे नहीं फिर। 99.9999% एक बात मैं आपको बता सकता हूँ जो कि होने वाली है, और वो है रॉयल रंबल 2 नाइट्स का इवेंट होने वाला है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, WWE की डिस्कशन शुरू हो चुकी है, तो अब अगली वाली जो रॉयल रंबल है वो होगी सऊदी अरेबिया में। तो या तो WWE उसको ही बना देगी 2 नाइट्स का, क्योंकि अभी तक उन्होंने ना उसकी डेट भी अनाउंस नहीं करी है, आई थिंक इसीलिए कि शायद वो किसी तरीके से प्लान कर रहे हैं कि इसको 2 नाइट्स का बनाया जा सके। और क्योंकि सऊदी में है तो WWE के पास रिसोर्सेज भी अच्छे होंगे। और अगर अगली नहीं हुई मतलब 2026 वाली, तो 27 वाली तो कंफर्म ही मानो भाई ये WWE 2 नाइट्स को स्विच कर ही रही है, क्योंकि इन्होंने रेसलमेनिया तो ऑलरेडी बना दी है, समर स्लैम भी कर दिया, अब अगला बड़ा शो रॉयल रंबल रहता है। और रीजन सिर्फ एक है कि 2 नाइट्स का इवेंट करवा के WWE के जो रिसोर्सेज हैं वो तो सेम लगते हैं, लेकिन वो 2 नाइट्स का इवेंट करके टिकट ज़्यादा बेच के अपना जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो WWE से रिलेटेड ऐसे और मस्त कंटेंट के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।